करता हूँ आप लोगों की तरफ से, तहे दिल से। पेशे डॉक्टर भी हैं और अब ये एक अलग एक नई उपलब्धि को जो हासिल की है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। और मैं चाहूँगा कि सविता जी आप उस बूथ पे वेट करें। तो अब मैं चाहूँगा कि आप आगे इनको गाइड करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसा है प्रयागराज और कैसे हैं आप लोग? मैं ही बता देती हूँ, फूलों जैसा है प्रयागराज, क्योंकि फूलों से। तो मेरा परिचय एक बार मैं दे देती हूँ। मैं मुदिता शर्मा हूँ, राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे मेड़ता सिटी से बिलोंग करती हूँ। मेड़ता मीरा के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं हमेशा मीरा को अपने आप में उतारने की कोशिश की एक आदर्श के तौर पे। ये इस बार मेरा जो अटेम्प्ट था, थर्ड प्रीलिम्स था, फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था। तो इसी सब के बारे में ये जो मेरी प्रिपरेशन है, आप लोग वहां बैठे हैं, मैं यहाँ हूँ, तो ये कैसे हुआ, क्या क्या बाधाएं आई थी, क्या क्या परेशानियां झेली थी, कैसे सुखद संयोग रहे इस सिलेक्शन के लिए, कैसे मैंने ये तैयारी शुरू की, और एक बारी मैं अपने हिसाब से बता दूंगी। फिर आपको जो भी डाउट्स होंगे, जेन्युइन डाउट्स जो इसमें कवर नहीं हुए हैं, वो फिर हम उसके बारे में एक डिस्कशन करेंगे, क्या किया जा सकता है। हरिवंश राय बच्चन साहब की ये धरती है, तो बच्चन साहब को याद किए बिना आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, तो वाजिब से प्रश्न, जब मैं भी वहां बैठती थी तो कई सारे प्रश्न जो है परेशान करते थे कि कैसे शुरू करें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ दें, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कौन बताएगा, क्योंकि हमारी पारिवारिक वंशावली में तो सबके आईएएस नहीं होते ना, तो कैसे पता चलेगा। तो ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन का क्या है, क्या यूपीएससी से रिलेटेड मिथ्स हैं, क्या आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, क्या रोक देता है, क्यों कोई सेलेक्ट हो जाता है, क्यों कोई रुक जाता है, तो ये सारे हर एस्पिरेंट के क्वेश्चन होते हैं जो वो शुरू करता है। और हर एस्पिरेंट या तो किसी जो आगे निकल चुका है पहले, जिनका हो चुका है, उनसे जानता है, या ठोकरे खा के सीखता है। मैं ठोकरे खा के सीखी हूं, तो ज्यादा बेटर तरीके से बता सकती हूँ कि क्या क्या ठोकरे हमें नहीं खानी है। तो बच्चन साहब की एक कविता है, बड़े लाइटर नोट पे वो मदिरालय से शुरू होती है कविता, लेकिन दरअसल कविता का मतलब बड़ा गहरा है। तो उसी कविता की कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करना चाहूंगी। वो मनस्थिति जो हर एस्पिरेंट की होती है, वो मनस्थिति जो आज से 4 साल पहले मेरी थी, वही ये कविता की शुरुआती पंक्तियां है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चलाचल पा जाएगा मधुशाला। तो हमें मधुशाला की राह नहीं पकड़नी है, पाठशाला की राह पकड़नी है। वो उस कंटेक्स्ट में मैंने बोला, ये नहीं कि कल को कहो मैडम ने बोला था कि मदिरालय की राह पकड़ लेना, तो ये नहीं करना है। तो वो एक राह, कौन सी राह है जो आपको लेके जाती है उस मंजिल तक जिसके सपने आप सबने बुने हैं। तो मेरा एक संक्षिप्त परिचय मैं दूंगी, जिससे आपको एक आइडिया होगा कि क्या बैकग्राउंड मेरा रहा है। मेरी स्कूलिंग आदर्श विद्या मंदिर से हुई है 8th क्लास तक। तो आगे जब आप मुझे ये प्रश्न पूछेंगे कि मैडम इंग्लिश मीडियम से एमबीबीएस करने के बाद हिंदी मीडियम क्यों लिया, तो उसका उत्तर आदर्श विद्या मंदिर पहला उत्तर है। मेरी स्कूलिंग जो है वहीं से हुई है, तो हिंदी भाषा पर एक मजबूत पकड़ वहां उस स्कूल से मुझे मिली थी। 9th 10th 11th 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से किया है, तो वहां से मुझे सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस पता चली। गवर्नमेंट स्कूल्स में एक फैकल्टी के साथ आपको भी अपने आप पे एफर्ट करने होते हैं, तो सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस मैंने वहां से सीखा। उसके बाद आमतौर पर यह कहा जाता है कि यूपीएससी में सिर्फ आईआईटीएन सेलेक्ट होते हैं, जो आईआईटी के टॉपर्स होते हैं वो होते हैं। तो मैं एग्जाम्पल हूँ जिसने आईआईटी का एंट्रेंस भी फेल किया है। तो 11th 12th में मेरे पास मैथ्स थी, और कल्पना चावला को हम सब देखते हुए बड़े होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। ड्रॉप लिया 12th के बाद, एक आईआईटी के लिए कोटा गए, सब कुछ किया। बट ये होता है ना कि 11th 12th में वो एडवांस एक प्रिपरेशन जो होनी चाहिए आईआईटी के लिए, वो नहीं थी कहीं ना कहीं, तो नहीं हुआ, आईआईटी फेल हो गए। अब क्या करें? तो मेरे पास 12th में मैथ्स और बायो दोनों थी, तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि आईआईटी नहीं तो एनआईटी भी नहीं। तो वो कहीं ना कहीं फिर मेडिकल की तरफ डाइवर्जन हुआ, फिर से ड्रॉप लिया, मेडिकल की प्रिपरेशन की। पहला नीट मैंने दिया था, जब पहली बार नीट आया था, तो हमारे जो टीचर थे वो कहा करते थे ये सोने का अंडा है, इस बार जिसने ले लिया उसके लिए बड़ा आसान है। तो वो दिमाग में एक सोने का अंडा चलता था कि पेपर टफ आएगा, शुरू का किसी को नहीं पता कैसा आएगा, तो पढ़ लो, पढ़ लिए, निकल गया। फिर मैंने एमबीबीएस किया,
जोधपुर से एसएन मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान का 2nd नंबर का कॉलेज है। उसी दौरान कहीं ना कहीं बचपन में ये होता है, हमारे अंदर होता है, लेकिन चीजें सॉलिड प्लान के रूप में लाइफ के लेटर एजेस में आती हैं। तो एमबीबीएस के दौरान फिर एक सॉलिड प्लान बना कि नहीं, यूपीएससी की तैयारी करनी है। और कैसे बना, जैसे मैं स्टूडेंट काउंसिल में लिटरेरी सेक्रेटरी थी, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप का, मैनेजमेंट का एक एक्सपीरियंस हुआ, कैसे काम किया जा सकता है, हॉस्पिटल के कुछ एक्सपीरियंस हुए। उसमें एक बहुत मैं कहूंगी कि एक वाटरशेड मोमेंट जो होता है, एक टर्निंग पॉइंट जो होता है, वो मेरे लिए ये था कि मैं जूस पीने जाती थी। हमारे हॉस्टल से हॉस्पिटल थोड़ा डिस्टेंस पे था, तो हम लोग एक जगह जूस पीने जाते थे। तो वहां एक लड़की चाबी छल्ला बेचती थी। तो तब मैं 3rd ईयर में थी, तब हम थोड़ा थोड़ा डायग्नोसिस सीख रहे थे, पूरा नहीं आता था पर अंदाज लगाना सीख रहे थे। तो उस लड़की को मैंने देखा, उसकी आंखें एकदम पीली पीली थी। तो मैंने उसको बुलाया, वो वही मुझे बोल रही थी कि पेन खरीद लो, चाबी छल्ले खरीद लो। तो मैंने उसको बोला ये तो खरीदेंगे, पर तुम पहले इधर आओ, तुम्हारी आंखें बड़ी पीली है, ऐसा क्यों है? तो बोलती है तो बड़े लंबे समय से आंखें पीली। तो मैंने कहा बेटा ऐसा है, तुम्हें हो गया पीलिया, तो तुम यहाँ जो पास में हॉस्पिटल है तुम वहां जाओ और दिखाओ। तो उस लड़की ने बोला कि मैम मुझे तो नहीं पता हॉस्पिटल कहाँ पे है। तो ये मेरे लिए ना एक थॉट प्रोवोकिंग इंसिडेंट था। थॉट प्रोवोकिंग का मतलब वो घटनाएं जो आपको बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देती है। तो इसने मुझे सोचने को मजबूर किया कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हॉस्पिटल है, इसको ये भी नहीं पता कि हॉस्पिटल है, इसको ये भी नहीं पता कि वहां फ्री में ट्रीटमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच है जिसमें हम फेल कर रहे हैं। तो अगले दिन मैं फिर गई जब जूस पीने, तो मेरा ये था कि इसको नहीं पता तो अपन इसको ले चलेंगे। मैंने उस लड़की को उस पूरे एरिया में ढूंढा, बट वो लड़की मुझे कभी नहीं मिली। तो उसकी जो पीली आंखें थी, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे दृश्य होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं, तो वो जो पीली आंखें थी, उन पीली आंखों ने मुझे कई दिनों तक सोने नहीं दिया। तो कई सारे जो फैक्टर है, मल्टी फैक्टोरियल मैं कहूंगी, जो स्टार्ट हुआ इस प्रिपरेशन का, उसमें से एक ये कहानी थी। फिर शुरू किया 2019 में मेरा खत्म हुआ एमबीबीएस इंटर्नशिप। तो 2019 वाला जो फाउंडेशन 27 बैच था दृष्टि का, उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक प्रश्न बार बार सारे बच्चों का आता है कि क्या करें, कोचिंग लें या ना लें, ले तो कहाँ से लें, कब लें, ग्रेजुएशन से पहले लें, बाद में लें। तो कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं अपने अनुभव से यहाँ देती हूँ। 2019 में मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की थी। तो मैं किसी भी बच्चे को जो अभी ग्रेजुएशन में है, मैं ये कहूंगी कि क्योंकि इस सारी प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि 1750 नंबर का मेंस है और 275 नंबर का इंटरव्यू है, तो अगर मेंस ही हम अच्छे से कर ले गए तो इंटरव्यू ठीक ठाक होगा तो काम चल जाएगा। मेरे केस में आप देखेंगे कि मेरे मेंस के जो मार्क्स है वो बहुत बहुत एवरेज मार्क्स हैं। और जब ये मेंस मेरा निकला था तो कहीं ना कहीं ये था कि इंटरव्यू में आप जान झोंक देनी है, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता कि आपका मेंस निकल जाए। तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है मुझे 204 मार्क्स मिले हैं इंटरव्यू में, जो कि अभी तक के जब से ये 275 नंबर वाला स्टार्ट हुआ है, संभवतः ये पिछले कई सालों का जो है हिंदी मीडियम के किसी बच्चे ने 200 क्रॉस नहीं किए और वो मुझे मिले। तो उसमें क्या फैक्टर्स रहे, कैसे आप लोग 204 की बजाय 210 पा सकते हैं, कैसे मैं अगले अटेम्प्ट में 204 से ऊपर पा सकती हूँ, तो ये सारी चीजें जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये जो पहला प्रश्न है कि तैयारी कब करें, ग्रेजुएशन के दौरान या ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं ये कहूंगी कि ग्रेजुएशन के दौरान आप अपने व्यक्तित्व निर्माण पर ध्यान दें। उसका एक कारण है, क्योंकि हम सारे बच्चे ऐसे स्कूल से नहीं आते हैं जहां प्राइमरी क्लास से ही हमारी जो है ऐसा एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एस्पेक्ट किया जाए। तो उसका फायदा आप जो है कॉलेज में उठाएं। वो सारे काम जो आप स्कूल में नहीं कर पाए, उन सारे कामों को आप कॉलेज में करें। अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना और अपनी वीकनेस पे काम करना, ये इसके लिए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा स्टेज जो है वो कॉलेज देता है। और उसमें रेंज ये होनी चाहिए, जैसे मैंने कॉलेज में खूब इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए, तो ये नहीं होना चाहिए कि इवेंट ऑर्गेनाइज कराए तो जाके पोडियम पे खड़े हो गए। आपका रेंज ये होना चाहिए कि आप वहां उस ग्राउंड के कचरे को उठा के डस्टबिन में डालने से लेके अकेले माइक होल्ड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी लेके आएगा आपकी पर्सनालिटी में, एक विनम्रता लेके आएगा जो वहां इंटरव्यू के दिन आपके आंसर्स में दिखेगी।
ये जो लोग कहते हैं कि ये मैम बड़ा पोलाइट बोलती हैं या ये सर बड़ा हम्बल बोलते हैं, इनकी तो वॉइस वो है, तो ये आता नहीं है, ये डेवलप किया जाता है। हर कोई इस चीज को ओवर द टाइम डेवलप करता है। तो ये पहला प्रश्न हो गया, ग्रेजुएशन तक ये सब करें। ग्रेजुएशन के बाद अब जब आया दूसरा प्रश्न कि क्या किया जाए, क्या कोचिंग की जाए या सेल्फ स्टडी की जाए। मैंने इसका जो डिसीजन लिया, मैंने इस डिसीजन को लेने में कम से कम मेरा जो इंटर्नशिप का पूरा समय है, जो 1 साल है, वो पूरा टाइम लगाया कि क्या किया जाए, कोचिंग की जाए या नहीं की जाए। मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ, मेरा मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था, तो कई सारी चुनौतियां थी। सबसे पहले तो माध्यम को लेकर चुनौतियां थी, ऑप्शनल को लेकर चुनौतियां थी, खुद से पढ़ें या फिर वहां जाके पढ़ें, ये चुनौतियां थी। तो इन सारे प्रश्नों का यही निर्णय लिया गया कि कोचिंग की जाए। कोचिंग इसलिए की जाए क्योंकि बेस अपना नहीं है, और आप लोग जब मेंस देंगे ना, जैसे मैंने इस बार मेंस दिया, ये मेरा फर्स्ट मेंस था, बट मैंने इस चीज को रियलाइज किया, वहां कुछ याद नहीं आता रटा हुआ, वहां सब वही याद आता है जो आपने कंसेप्ट बिल्ड किया है। तो कंसेप्ट बिल्ड करके जो आप जाएंगे वही आप वो 3 घंटे लिखेंगे, वरना पंखा देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो पंखा देखने की नौबत ना आए, इसलिए अभी भी पंखे नहीं देखे, क्लास पे ध्यान दिया करें और सब सुना करें। तो इसके बाद कोचिंग करने का डिसीजन लिया गया। मैं दिल्ली गई, फाउंडेशन मेरे सामने, तब रीजनल सेंटर था नहीं, जयपुर दर्शी नहीं खुला था, तो दिल्ली एक ऑप्शन था, तो वो किया गया। हिंदी मीडियम मैंने क्यों लिया, ये एक प्रश्न आता है। हिंदी माध्यम मैंने क्यों चुना, ये एक प्रश्न आता है। तो हिंदी माध्यम चुनने की वजह ये थी कि मेरी हिंदी भाषा पर पकड़ जो है अच्छी थी, और मैं ये मानती हूँ कि जब भी किसी रणभूमि में आप उतरते हैं, चाहे वो जीवन हो चाहे परीक्षा हो, तो अपने बेहतर से बेहतर हथियार से हमें लड़ना है। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई और तो एकदम उन्नत हथियार से ब्रह्मास्त्र लेके आ रहा है, हम कह रहे हैं हम तो भाले से ही लड़ेंगे, है ना। तो ये सब नहीं करना है, अपने को अपनी ताकतों को पहचानना है। और मुझे ये पता था कि मेरी ताकत हिंदी है। मेरे साथ वाले सारे बच्चों ने इंग्लिश मीडियम लिया था, कई सारे डॉक्टर्स उस प्रोसेस में तैयारी कर रहे थे, बट मैंने हिंदी को चूज किया, और ये फाइनली एक सही डिसीजन भी रहा, ये आज समझ में आता है। तो फिर हिंदी ऑप्शनल की बारी आई कि कौन सा ऑप्शन लिया जाए। तो डॉक्टर्स यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को चूज करते हैं, पर क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं हिंदी साहित्य चूज कर, तब मुझे कोई आइडिया नहीं था विकास दिव्यकीर्ति सर का, बस नाम पता था कि दिव्यकीर्ति सर कोई हैं जो दिल्ली में कोचिंग चलाते हैं, दैट्स इट। कोई पूरे परिवार में कोई कहीं पर कोई नहीं जो ये बता दे कि कौन सा ऑप्शन लिया जाना चाहिए, कैसे किया जाना चाहिए, कोचिंग कौन सी की जानी चाहिए। जब मैं पहली बार दिल्ली गई थी, तो मैं ये बता रही हूँ, मुझे मुखर्जी नगर का मेट्रो स्टेशन जीटीबी नगर है, ये भी किसी ने बताया था, किसी फ्रेंड के थ्रू, जिनके पहले कोई नॉन कोचिंग कर चुके थे, तो वो उनके साथ हम गए, उन्होंने हमें बताया कि ये मुखर्जी नगर है, यहाँ आपको आना है। तो हमने वहां से शुरू किया है। उसके बाद हिंदी माध्यम से हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल वाला, तो मैंने क्या किया था, बड़ा भावनात्मक डिसीजन नहीं लिया था। मैंने दृष्टि की वेबसाइट पे जाके, तब क्योंकि इतना तो समझ आ रहा था कि दृष्टि की वेबसाइट से कुछ देखा जा सकता है, तो दृष्टि की वेबसाइट पे मैं गई, तो हिंदी साहित्य का एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नोट्स थे, तो मैंने वो नोट्स ऑर्डर किए। वहां जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी, तो मैंने उनको थोड़ा देखा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, सब कुछ देखा, तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट मेरे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग है, मैं इस सब्जेक्ट को कर सकती हूँ। पर ये भी मुझे समझ में आया कि इसमें कई चीजें ऐसी है जो मैं किसी की मदद के बिना नहीं कर सकती हूँ, मुझे किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत है। तो फिर मैं दिल्ली गई, ये डिसीजन लिया गया, और लकीली ये रहा कि जब मैं गई दिल्ली, उसके थोड़े दिनों बाद ही विकास सर का लाइव बैच स्टार्ट होने वाला था। तो जो वो कहीं ना कहीं एक द्वंद्व था कि हिंदी साहित्य लिया जाए या नहीं लिया जाए, वो द्वंद्व वही खत्म हो गया जब ये पता चला कि अच्छा सर लाइव क्लास ले रहे हैं, फिर तो पढ़ रही है, कोई डाउट ही नहीं है। तो लाइव क्लास मैंने ली। वो बैच हमारा जो आज आप पढ़ते हैं 157 क्लासेस के अराउंड, हम उस बैच के स्टूडेंट थे, और 8 महीने हमारा तबियत से सर ने वो बैच चलाया, और एकदम ठार ठार के, हमारे राजस्थान में कहते हैं ठार ठार के, एकदम धीरे धीरे तो सर ने वो पढ़ाया। उसके बाद ये कोविड वाला फेज आ गया, तो 2020 में जब वो जनता कर्फ्यू फर्स्ट डे के लिए लगाया गया था, तो तब मैंने शिफ्ट कर लिया था दिल्ली से, मैं वापस घर चली गई थी। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था, दिल्ली सेफ नहीं लग रहा था, तो मैं घर चली गई। उसके बाद कोविड की परिस्थितियां इतनी प्रतिकूल थी कि लग रहा था कि घर बैठ के और यूपीएससी की पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं एक डॉक्टर के रूप में जो आपका दायित्व है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, और खुद को आंसर नहीं कर पाओगे एज ए पर्सन, कि आप सिर्फ अपने सेल्फिश गोल के लिए, एक नेशन के लिए जो आपकी ड्यूटी है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो फिर तैयारी छोड़ी गई, हॉस्पिटल ज्वाइन किया गया, और कोविड में पीपीई किट वाला मसला था, 24 आवर्स की ड्यूटी रहती थी,
तो इस तरीके से चीजें हुई और कई बार 72 आवर्स की ड्यूटी की। मुझे एक बार याद है मैंने 96 आवर्स की ड्यूटी की थी। तो मेरे जो स्टाफ थे वो कहते थे मैम अब तो गिर जाओगे, यूपीएससी छोड़ो, पहले आप अपने आप को संभालो। तो वो भी परिस्थितियां देखी है। पर तब मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, 20 वाला और 2021 वाला। पहले वाले अटेम्प्ट में तो ये भी नहीं पता था कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक होती है क्या। तो यहाँ हाँ जेन्युइनली नहीं पता था और मुझे ना इस बात पे कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई नहीं समझ नहीं थी कि अटेम्प्ट कब दिया जाना चाहिए, कब आप प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए। तो यहाँ मैं एक और चीज आपको बता सकती हूँ कि कब आप प्रिपेयर्ड हो इस, क्योंकि हर अटेम्प्ट में ये लगता है कि इस बार तैयारी नहीं है अगली बार दे देंगे, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की ना एक नेचर होती है स्किप करने की नेचर, एस्केप करने की नेचर, भागने की प्रवृत्ति होती है हमारी। मुश्किल चीजों से भागो आसान चीजों की ओर। तो हमें तो आसान को हमने चुना नहीं था, हमने तो कहा नहीं पड़ी पॉलिटिक्स तो कोई बात नहीं, हम तो अटेम्प्ट देंगे। तो दिया, अटेम्प्ट नहीं हुआ, और फिर दूसरा अटेम्प्ट कोविड की जॉब के साथ दिया था, वो भी नहीं हुआ। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये जो एक पाथ ब्रेक हो गया है पिछले 2 सालों से, आप अपनी तैयारी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो इसलिए नहीं कि मैं जॉब के साथ मैनेज नहीं कर पाई थी, इसलिए कि मैं एक नॉन सीरियस एस्पिरेंट हो गई थी। मैं कई सारे ऐसे एस्पिरेंट को देखती हूँ और मैं खुद वो एस्पिरेंट रह चुकी हूँ जो प्रिटेंड करते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं पर वो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, वो काम जो आप नहीं कर रहे हो पर आप ऐसा कह रहे हो कि मैं कर रहा हूं। तो मैं उस 2 साल में सबको ये लगता था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती थी, वापस आती थी, पढ़ते थे नहीं, लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की थी, तो नहीं हुआ, दोनों अटेम्प्ट नहीं हुए। थर्ड अटेम्प्ट जब था, ये मार्च 2022 में, मुझे याद है मैंने उस वक्त सर को मैसेज ड्रॉप किया था, और उस वक्त ना फरवरी में ही दिल्ली में प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। मेरा दिल्ली जाने का प्लान नहीं था, तो उसके लिए जो एग्जाम हुआ था वो एग्जाम मैंने नहीं दिया था। तो अब एग्जाम नहीं दिया है, और जब क्या होता है कि एक सेंटर पे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जिसका फायदा बाकी एस्पिरेंट्स उठा रहे हैं, आपके साथ वाले उठा रहे हैं, और आप एक रीजनल सेंटर पर, तब मैं जयपुर रहा करती थी उन 2 सालों में, तो आपको वो फायदा नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। तो वो एक सेंस मेरे में भी था कि पीछे छूट रहे हैं, पता नहीं वहां क्या पढ़ा रहे होंगे, पता नहीं कौन से नोट्स दे रहे होंगे, मेरे पास तो ये सब नहीं है। तो मैंने सर को मैसेज ड्रॉप किया कि सर कैसे भी कीजिए, ये मुझे ऑनलाइन चाहिए कि चाहिए, आप कैसे भी मुझे प्रोवाइड करवाइए, और मुझे ये अटेम्प्ट बड़ा सीरियस तरीके से देना है। तो सर ने मुझे अपनी टीम के एक वरिष्ठ सदस्य के नंबर दिए, और जो मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा थे, तो उनके मुझे नंबर देके सर ने बोला आप इनसे एक बार बात कीजिए। तो मैंने उन सर को कॉल किया। मुझे याद है अभी भी 21 मार्च वो तारीख थी, और 22 मार्च को मैंने तैयारी शुरू की थी, और वो तैयारी शुरू करने की जो वजह थी वो 21 मार्च का जो 1 घंटे का कन्वर्सेशन था वो था। तो मैंने उन सर को कॉल किया, मेरा परिचय दिया, तो सर बोले कि अरे तुम्हारे बारे में तो हमें पता है, तुम इस बार इंटरव्यू दे रही हो। तो वो एक जो लाइन थी कि तुम्हारे बारे में तो हमें पता है, तुम इस बार इंटरव्यू दे रही हो, चलो आगे डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स कैसे निकालना है। तो वो अगले 2 महीने के लिए मेरे लिए एक ना स्लैंग बन गया, जो कहते हैं ना मोटिवेशनल स्पीच वाली वो लाइन मैंने पकड़ ली कि इंटरव्यू तो देना है तो प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा। सर को अपने ऊपर इतना भरोसा है। मेरे साथ ना हमेशा मोटिवेशन का, या ये कहें डीमोटिवेट नहीं होने की एक बहुत बड़ी वजह, मतलब मैं बहुत डीमोटिवेट होती थी, बट हर बार जो मैंने गिव अप नहीं किया उसकी एक बहुत बड़ी वजह थी विकास सर की मुझसे जो उम्मीद थी, क्योंकि सर की मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं पढ़ती हूँ तो मेरे साथ तो ये अन्याय है ही है, लेकिन ये मैं एक उस व्यक्ति के साथ भी अन्याय कर रही हूँ जो आपसे आशा रखता है। उन्होंने मुझे कहा, 22 मार्च से मैंने तैयारी स्टार्ट की, जयपुर में ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। और ये जो एक प्रश्न बार बार आता है कि रीजनल सेंटर से आप तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको एक बड़ा ग्रुप चाहिए, कोई है नहीं साथ में, डिस्कशन किससे करें, तो इसका आंसर मेरी इस प्रीलिम्स की तैयारी में आप देख सकते हैं। 22 मार्च से 5 जून तक ये पहली बार था कि मैंने यूपीएससी के लिए ढंग से पढ़ाई की, कायदे से, कि कायदे से लक्ष्मीकांत उठाई, कायदे से स्पेक्ट्रम उठाई, कायदे से उन एरियाज को आइडेंटिफाई किया जो आपका प्रीलिम्स निकलवा सकते हैं। 110 बच्चों की लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में एक भी बच्चा यूपीएससी का नहीं था। मैं अकेली यूपीएससी की तैयारी करती थी, सुबह 9 बजे जाती थी, रात को 10 बजे वापस आती थी, एक फिक्स शेड्यूल कर रखा था। पहली बार मैं अपने जीवन में मैंने डिसिप्लिन को फॉलो किया। अदरवाइज मैं रात को पढ़ती हूँ, 12 बजे 2 बजे उठना, फिर खाना खाना और नाश्ता, स्किप वाले लोग बाग हैं हम। तो वहां पहली बार मैंने सुबह 9 बजे उठना, रेगुलर तरीके से लाइब्रेरी जाना। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं क्यों इस पे इतना एम्फेसिस कर रही हूँ कि डिसिप्लिन यहाँ आया, क्योंकि उससे पहले के जो 2 साल थे उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां थी। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं वो लड़की थी जो 24 में से 18 घंटे 20 घंटे सोया करती थी, क्योंकि मैं इतना तनाव में थी, कुछ चीजें मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। बट अच्छे लोग जब आपकी लाइफ में होते हैं तो वो चीजों को मैनेज कैसे करवाते हैं। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे हेल्प किया,
उस 18-20 घंटे की नींद से मैं निकल के फाइनली 14-15 घंटे की पढ़ाई तक आई। उसके लिए बहुत एफर्ट्स मुझ पे लोगों ने किए। फिर लाइब्रेरी जाना और ऑनलाइन मेंटरशिप लेके मैंने काम चलाया। प्रीलिम्स की ऑनलाइन मेंटरशिप लेती थी, दृष्टि के रीजनल सेंटर पे जाती थी, संडे टेस्ट देती थी और टेस्ट देके वापस अपनी तैयारी शुरू की। तो उसके बाद मार्च 2022 से 5 जून की ये 2 महीने की प्रिपरेशन से प्रीलिम्स निकला। और प्रीलिम्स निकलने के बाद फिर जब सर से स्कोर का डिस्कशन हुआ, हालांकि सर को उम्मीद थी, सर ने कहा तुरंत दिल्ली आ जाओ, पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने वेट किया प्रीलिम्स का रिजल्ट आने तक और फिर फाइनली हम 25 जून को हम दिल्ली गए और 1 जुलाई के आसपास, क्योंकि रूम्स का कुछ इश्यू था, मैनेज नहीं हो पाया, 1 जुलाई के आसपास मैंने तैयारी शुरू की मेंस की। और फिर मेंस के लिए 2-3 बातें कि भाई जैसे मेंटरशिप प्रोग्राम वहां चलता है मेंस का, तो कुछ चीजें मैंने उसकी फॉलो की, कुछ चीजें फॉलो नहीं की। फॉलो की इसलिए सिलेक्शन हुआ, फॉलो नहीं की इसलिए 381 आई, वरना कुछ बेहतर होता। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेंस निकला, तो मेंस कैसे निकला ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में जाती थी पर मेरे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि प्रीलिम्स तक कोई तैयारी नहीं की थी। तो अब इन 2 महीनों में ही सब कुछ करना है। और ये सोचिए कि आपका जो ऑप्शनल है वो आपने मैंने 4 अगस्त 2019 को, मुझे लगता है सर की लास्ट क्लास थी, तब मैंने मेरा ऑप्शनल लास्ट पढ़ा था, उसको पैक किया। प्रीलिम्स में तो आता नहीं है तो वापस क्यों खोलना है, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा, तो उसको पैक किया एकदम टेप वेप लगा के, फिर दिल्ली आई। मुझे अच्छे से याद है 1 अगस्त को मैंने 3 साल बाद, एग्जैक्टली 3 साल बाद वो ऑप्शनल खोला। तो ऑप्शनल की कोई तैयारी नहीं थी, एक ही महीने में जो पढ़ना था, रिवीजन करना था, सब कुछ वहीं से किया गया। जनरल स्टडीज के कोई नोट्स नहीं अपने पास, अपन तो मुंह उठा के आए थे। पहली बार जब मैं मेंटर सर से मिली थी, विवेक राही सर से, मेरे पेरेंट्स साथ में थे, तो सर से मिली, सर ने पूछा क्या तुम्हारा ये तैयार है? मैंने कहा आहा, ये आहा, तो वो आहा इतना लंबा चला ना 10 मिनट तक। तो सर बोले क्या तैयार करके आई? मैंने कहा सर मैं आ गई हूँ, बस हमारा कुछ तैयार नहीं है। तो उस कुछ तैयार नहीं है से फिर आगे बढ़े। तो मेंस मेंटरशिप कैसे होती है, क्या होती है, ये तो जब अभी हम प्री मेंस की तैयारी कैसे करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। पर मुझे याद है 16 सितंबर से हमारा जो है पेपर होना था मेंस का। और ये जो लगता है ना कि सारे एस्पिरेंट जब यहाँ आ जाते हैं तो सबके संघर्ष ना अलग लगने लग जाते हैं, जैसे लगता है इनकी लाइफ में तो खुशियां पहले से होएगी। किसी की लाइफ में खुशियां नहीं होती। बुद्ध भगवान कह के गए सर्वम दुखम दुखम, तो सबके जीवन में दुख है, बस दुख का प्रकार थोड़ा अलग है सबका। किसी का जो है इकोनॉमिकल है, किसी का मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, पर स्ट्रेस सबकी लाइफ में, चाहे वो कोई एस्पिरेंट हो, चाहे वो उधर हो चाहे इधर हो। तो उसी प्रोसेस में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो हम साइकोलॉजिकली बड़ा अनस्टेबल थे। आंटी मेरी बड़ी क्लोज थी। और जब मैं गई 1 वीक पहले, तो मैंने विवेक सर से, जो मेरे मेंटर थे, उनको मैंने ये कहा कि सर अब यहाँ स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ रहा है, मैनेज नहीं हो पाएगा, जयपुर मेरा सेंटर है मेंस का, तो मैं वहीं जाती हूँ। और मेंटरशिप में ना हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स मिलते थे, लगभग 800-900 के क्वेश्चन थे। तो मैंने कहा ये जो जीएस के 4 पेपर है ये मैं ले जाती हूँ, ऑप्शनल बीच के 5 दिनों में रिवाइज किया जाएगा, इनको मैं 7 दिनों में पढ़ लूंगी और मैं मेंस दे दूंगी। मैं वहां से बैठी ट्रेन में, और जब मैं ट्रेन में बैठी तो मेरे घर से रिपोर्ट आई मेरे दादाजी की। मेरे दादाजी तब बीमार चल रहे थे, तो मैंने वो रिपोर्ट देखी। वो रिपोर्ट एग्जैक्टली वही रिपोर्ट थी जो मेरी, जब बेस्ट फ्रेंड को हमने लूज कर दिया था 14 अगस्त को, 13-14 अगस्त की रात को। तो मुझे ये लगा कि ये ठीक नहीं होगा अगर हम इस टाइम पे मेंस दें। मैं घर गई, वहां से जयपुर नहीं गई, घर गई। घर जाके और जो सिचुएशंस थी वो वाकई बड़ी खराब थी। 11, 12, 13 सितंबर, मतलब आपका 2 दिन बाद मेंस है, 11, 12, 13 सितंबर 3 रात हमने बैठ के निकाली। और तब मुझे लगा कि ये मेंस स्किप किया जाना चाहिए, फिर दिया जाएगा। मैंने विकास सर को मैसेज किया कि सर ये नहीं, इस बार दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लाइफ टाइम ये लगता था कि अगर उनको कुछ हो गया तो मैं लाइफ टाइम मुझे ये रह जाएगा कि मेंस के चक्कर में मैं उनके पास नहीं थी। तब सर ने मुझे समझाया कि कैसे भी करो, तुम बस चली जाओ, बस दे आओ, सिलेक्शन सब बात की चीज है। मेरी फैमिली ने मुझे समझाया, तो जाके मेंस दिया। 14 तारीख को हम जयपुर पहुंचे, तो कुछ रिवीजन नहीं, कोई वो 800-900 क्वेश्चन क्या रिवाइज होने थे, सब पैक्ड एकदम। 16 तारीख को मेंस देने गए, पेपर दिए। बीच का जो 5 दिन का गैप होता है उसमें बच्चे सारे रिवीजन करते हैं। हमारी परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, ऐसे अपरिहार्य कारणों की वजह से, कि वो भी नहीं किया। 3.5 दिन तो बस ऐसे ही निकाल दिए। पीछे का जब 1.5 दिन बचा तब रियलाइज हुआ, अच्छा 2 दिन बाद तो 1.5 दिन बाद ऑप्शनल है, क्या किया जाए। तो ऑप्शनल वैसे ही 70% ही पढ़ा था, एक ही रीडिंग की थी मेंटरशिप में भी। अब दूसरी रीडिंग 25% सिलेबस की मैंने उस 1.5 दिन में की। भगवान भरोसे मैं तो जाके ऑप्शनल
दे आई कि ठीक है जो होगी जो देखी जाएगी। तो इसमें क्यों मेरा मेंस निकला, ये प्रश्न एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। तो पीछे की मेहनत तो रही होगी, पर एक डिसाइसिव फैक्टर था, वो निर्णायक एक कारण था। वो कारण ये था कि जब मैं 9 तारीख को जयपुर जा रही थी, उससे पहले मैं मेंटर सर के पास गई, और मेरा हमेशा से ये रहता है, कई बच्चे क्या रहते हैं, मेंटर्स के पास नहीं जाना चाहते। उसके 2-3 कारण होते हैं। पहला तो ये कि वो शाय होते हैं, अपनी प्रॉब्लम बोल नहीं सकते हैं उनको, इसलिए वो नहीं जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि यार ये वो लोग हैं जिनका निकला नहीं था, इनकी तो रैंक आई नहीं थी, तो हम इनसे क्या ही पूछेंगे, ये हमें क्या ही बता लेंगे, ठीक है। और तीसरा ये कि हम खुद कर लेंगे, किसी से पूछना क्यों है, ठीक है। तो ये नहीं रखना है। मेंटरशिप जो है, मैं डेली मैं मेरा था, एक होता है ना कारीगर मजदूर जब आता है तो हाजिरी लगाता है कि साहब मैं आ गया हूँ, तो मैं वैसे सर के चैम्बर में जाकर साहब मैं आ गई हूँ, अब बता दो आज दिन भर क्या मेरी दिहाड़ी है, क्या मेरी मजदूरी है। तो मजदूरी लेने में सर से जाती थी। 9 तारीख को मैं गई उनके पास, मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि सर मुझे ये बता दीजिए अगले 15 दिन के लिए आप मुझे क्या फाइनल टिप देना चाहते हैं, कोई टिप ऐसा है जो आप देना चाहते हैं। तो सर ने मुझे ये बोला कि तुम कुछ मत करना, तुम मेंस के सारे प्रश्न कराना, कैसे भी कराना। तो मैंने कहा मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी, 80 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, 19 ऑप्शनल में होते हैं। तो मैंने कहा सर ऐसे मैं पूरा लिखाऊंगी, इतना मैं आपको कह सकती हूँ, पर जीएस के क्वेश्चन कैसे करूं, उससे क्या होगा, सारे प्रश्न करने से क्या होगा। तो सर ने मुझे बोला कि अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस यहाँ करके जाती हो कि तुम सारे प्रश्न कर आओगी मेंस के, तो मैं तुम्हें यहाँ प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। वो चीज ना दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा वाहियात लिख के आ जाओ, सर ने बोला वाहियात लिख के आ जाना, बस लिख के आ जाना तुम कैसे भी करके। तो ये था, वाहियात लिखना है पर लिखना है, ठीक है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, जो अभी हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की कि ये 381 पे चीजें क्यों रुक गई, तब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग में क्या दिक्कतें रही। तो हम गए और ये था कि सारे प्रश्न लिखने हैं, इधर का वही कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो मेरे जो आंसर थे वो भानुमति का कुनबा ही था, कहीं इधर से 2 पॉइंट निकाले, इधर से 2 पॉइंट निकाले। बट मीन्स वाकई इतना हेक्टिक होता है, और वो 3 घंटे जो होते हैं ना, उसमें आपको ये सोचने का समय नहीं होता है कि मैं क्या लिखूं, आपको लगता है लिखो, सब लिख रहे हैं भाई लिखो, ठीक है। तो लिखना शुरू किया। तो कैसे आप इंस्पिरेशन ढूंढते हो, मैं हमेशा बार बार यही कहती हूँ, इंस्पिरेशन आपके आसपास है, आपको ढूंढने की जरूरत है। तो मेंस मेंटरशिप में मेरा इंस्पिरेशन क्या था, मैं नाइट की लाइब्रेरी में जाती थी, तो वहां पे जो गार्ड थे एक भैया, वो रात को बैठ के पढ़ा करते थे, तो मैं यूजुअली सुबह 6 बजे तक पढ़ती थी। किसी दिन मुझे लगता कि नहीं पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि दिमाग तो मक्कार होता है ना, चलो सोते हैं। तो जब मैं देखती थी वो पढ़ रहे होते थे सीढ़ियों में, तो मुझे लगता था भैया ये तो जॉब के साथ भी पढ़ रहे हैं, अपन मेंटरशिप में होके भी नहीं पढ़ रहे हैं। मैं वापस जाके बैठ जाती थी कि नहीं घर नहीं जाना है, अपने को तो यही पढ़ना है। तो वो इंस्पिरेशन हमेशा आपके आसपास होती है। और सेम इंस्पिरेशन मेरे साथ जो मेंस का फाइनल एग्जाम था, उस एग्जाम हॉल में भी थी। एक लड़का था, मुझे याद है, हमारी 16 लोगों की सीटिंग थी, 4 करके। तो मेरी जस्ट पास वाली रो का जो लड़का था, वो सिर्फ ऐसे का पेपर लिखने आया, उसके बाद वो आया ही नहीं। तो मैं जब घर से निकलती थी तो बड़ा हमेशा तनाव में रहती थी कि मैं क्या लिख के आऊंगी, क्या करके आऊंगी। बट जब मैं वहां जाती थी और वो सीट में जो खाली देखती थी उस लड़के की, फर्स्ट पेपर में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में नहीं आया, तो हर पेपर में जब उसकी सीट खाली मैं देखती थी, तो मुझे ये लगता था कि कम से कम ईश्वर ने, परिस्थितियों ने हमें इतना तो दिया है कि हम यहाँ आके पेपर लिख पा रहे हैं। सोचो उस व्यक्ति का क्या हुआ जो पहला पेपर लिखने आया, इसका मतलब वो लिखने की कैपेसिटी में तो था, और फिर दूसरा लिखने नहीं आ रहा अगले ही दिन 17 तारीख को। तो वो 16 से 17 तारीख को उसके जीवन में कितना कुछ घटित हो गया होगा, और ऐसा कई लोगों की लाइफ में होता है। तो मैं हमेशा वहां जब बैठती थी सीट पे, उसकी सीट देखती थी और ऊपर वाले को कहती थी भगवान यहाँ बिठा दिया, बस बहुत है, इतना हमारे लिए अचीवमेंट बहुत है। तो जिंदगी में जो चीजें अच्छी हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो, उसके लिए ना ग्रेटफुल होना सीखें, उसका शुक्रिया अदा करना सीखें। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, बड़ी चीजों के पाने के चक्कर में हम छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं। तो वैसे मेंस दिया, मेंस दे के आ गए। बीच में फिर मेरे दादाजी भी शांत हो गए, चीजें टफ थी, बट ये था कि इंटरव्यू कॉल आ गया। मतलब मेरे जीवन में वो पहली बार है कि मैंने विकास सर को कॉल किया, अदरवाइज मैं मैसेज से ही काम चलाया करती थी। तो मैंने सर को बोला कि सर मेंस निकल गया है। तो सर ने मुझे एक ही लाइन बोली, मुदिता तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा देना इस इंटरव्यू के लिए। वो एक लाइन जो थी कि जितनी ताकत है उतनी ताकत, क्योंकि मैंने मेरे किसी भी स्टेज पे इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में वो ताकत नहीं लगाई थी जो मेरे अंदर थी। तो वहां से तैयारी शुरू की। पहला मॉक इंटरव्यू मैंने जब दिया था, तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं आता था इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक थी, बट प्रेशर हैंडल करना नहीं आता था।
तो मुझे याद है वो जो बोर्ड था, बड़ी मनहूसियत से मैं एकदम मुंह सुजा के गई थी। जब मैंने वापस मेरा मॉक का वीडियो भी दिखाया मेंटर सर को, इन लोगों को, तो ये बोले ये तो हमारी लड़की नहीं है भाई, ये कौन यहाँ बैठा है इतना मनहूस शक्ल बना के। तो उस मनहूसियत में ये हुआ, उस दबाव में ये हुआ कि मुझसे उस मॉक में पूछा था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, और आई वाज लाइक आई डोंट नो सर। तो अब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम तो पता ही होगा आपको, वहां तक पहुंचे हो। तो ऐसा तो नहीं है शहबाज शरीफ को हम जानते ही नहीं है, नवाज शरीफ के भाई को जानते हैं, सब कुछ पता है, पर प्रेशर नहीं हैंडल करना आ रहा, नहीं पता कैसे चीजों को हैंडल किया जाए, गिव अप करने की एक टेंडेंसी थी। तो मुझे याद है डी कुमार सर उस बोर्ड में थे, जो इकोनॉमिक्स के सर हैं, हमने उनसे भी पढ़ी थी। सर ने मुझे 2 बातें उस मॉक इंटरव्यू में बोली थी। पहली चीज ये थी कि देखो तुम्हारी कैपेसिटी 200 की है, पर ये 200 आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उस दिन मुझे लग रहा है उन्होंने मुझे 165 या 170 इतने मार्क्स या फिर 185, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट 200 तो बिल्कुल नहीं दिए थे, 190 क्रॉस तो बिल्कुल नहीं दिए थे। उन्होंने मुझे ये बोला था कि अब ये जो गैप है, उस गैप पे तुम कितना मेहनत कर ले जाती हो, वो डिफाइन करेगा कि तुम्हारे 200 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और दूसरी चीज उन्होंने मुझे बोली कि तुम्हारे साथ एक बड़ी दिक्कत है कि तुम मेंटली अलर्ट नहीं हो। तो जो मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट आता है, हम बैकग्राउंड में जो होता है ना, प्रिपरेशन के बैकग्राउंड में कई परिस्थितियां ऐसी चल रही होती है कि आप मैनेज नहीं कर पाते हो। मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी उस दिन, मुझे बड़ी चिंता हुई कि जो ये मेरी मेंटल अलर्टनेस है वो वहां पता चल गई कि मैं नहीं हूँ मेंटली अलर्ट। बड़ी परेशान हुई, सर से बातचीत हुई, सब कुछ हुआ, प्रिपरेशन स्टार्ट की इंटरव्यू की, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। बस मेरी इंटरव्यू की कहानी बड़ी रोचक है, तो उस कहानी को मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि कैसे ना कई बार क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि लक फैक्टर काम कर रहा है, किसी के लिए ना लक फैक्टर काम कर रहा है, वो दरअसल लक फैक्टर नहीं होता है। वो दरअसल कई सारी ऐसी घटनाएं होती है जो जिसका कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्योंकि एक कदम, वो नहीं, वो मूवी है ना जिसका डायलॉग हम सुनते हैं कि कायनात जो होती है, शिद्दत से अगर किसी को चाहो तो पूरी कायनात आपको मिलाने लगती है, ओम शांति ओम मूवी का वो डायलॉग है। तो मेरे साथ वही हुआ, शिद्दत से चाहा था कि इंटरव्यू में 200 नंबर आने चाहिए, तो वो ऐसी घटनाएं होती गई। सबसे पहले तो ये हुआ कि मैं मॉक देने जाती थी, मुझे हमेशा इसी चीज पे ग्रिल करते थे, तुम तो डॉक्टर हो, तुम यहाँ क्यों आई हो। आंसर था, आंसर तैयार किया हुआ था, सब कुछ किया हुआ था, बट वो दिखता नहीं था वहां, मैं कन्विंस नहीं कर पाती थी उन लोगों को। तो फिर सर से मैंने मैसेज किया कि सर मुझे आपके पास बैठना है, मिलना है, आप तैयारी करवाइए, मुझे कैसे भी समय दीजिए। तो मुझे याद है आधे 1 घंटे में विकास सर के पास उस दिन बैठी थी, जितने डाउट थे मैंने पूछे। तो मुझे उस बैठक से एक चीज समझ में आई कि एक अच्छे इंटरव्यू की आत्मा क्या होती है। जो कहते हैं ना, डॉक्टर नब्ज पकड़ के जान लेता है कि बीमारी क्या है तो इसका इलाज क्या होगा, वो नब्ज मैंने उस दिन पकड़ी थी कि सर जिस वे में बोलते हैं, वॉइस का मॉड्यूलेशन, वो उतार चढ़ाव, वो कॉन्फिडेंस, वो आपके आंसर में कन्विक्शन जो है कि नहीं हम ठीक कह रहे हैं, और उस कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन के साथ विनम्रता। कई बार क्या होता है जब अपन आंसर करते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करने लगते हैं, वो एक विनम्रता नहीं दिखती, ऐसा लगता है कि घमंड से आंसर कर रहे हैं। तो मैंने सर से कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी, जो विनम्रता होती है, उसका कॉम्बिनेशन सीखा उस दिन। मैं उठी, तैयारी की, मेरी सारी प्रिपरेशन में अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहीं सबसे ज्यादा मेहनत की है तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन थी, वो मेहनत की गई। आप मेरे नोट्स ना मैं लेके आई हूँ कुछ, सर कहाँ है, एक्सक्यूज मी, नोट्स मैं लेके आई हूँ कुछ, वो नोट्स मंगवा दीजिए। तो मैं लेके आई हूँ नोट्स भी कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद मैं ना न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती थी, मैंने अपने जीवन के सारे न्यूज़पेपर इस तैयारी से पहले पढ़े थे, इस तैयारी में आने के बाद कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि समय बड़ा कम होता है ना। और एक तो हम उसी सवाल में उलझे रहते पढ़े कि ना पढ़े, तो हम पढ़ने की बजाय ये सोचते पढ़े कि ना पढ़े, और उतने समय जितने समय में हम ये सोचते हैं कि पढ़े कि ना पढ़े, उतने समय में न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। पर नहीं, हम तो ये सोचेंगे कि पढ़े कि ना पढ़े, चाय की थड़ी पे डिस्कस करेंगे कि भाई कौन सा पढ़े तो ना पढ़े, क्या करें। तो वो नहीं पढ़ा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। मुझे याद है कि 5 फरवरी थी वो तारीख, और 8 फरवरी को मेरा इंटरव्यू था। और कैसे परिस्थितियां आपको किस डायरेक्शन में ले जाती है, कैसे आप गिव अप नहीं करते हैं। 19 जनवरी से 29 जनवरी तक मैं इतना ज्यादा बीमार थी कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। अब आप ये समझिए कि 7 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, आज आप 10 दिनों बाद उठे हो। मुझे याद है मैं उस दिन गई थी, और ब्रेकडाउन क्या होता है, दहाड़े मार मार के रोना क्या होता है, वो भी एक इंस्टीट्यूट में बैठा होना, एक प्रोफेशनल मीटिंग में। तो